अगले दिन एक नए दिन की शुरुआत होती है। आज हारुकी अपने बसाए गांव का मेयर है, लेकिन उसके डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं आया है। हारुकी जो हमेशा करता था आज भी वो वही कर रहा है। तभी अचानक साबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। एक घबराई हुई एंजल हारुकी को बताती है कि डिमोनिक किंगडम से एक मैसेंजर आया है। हमें पता चलता है कि ये तो बिजल है जो कि इस गांव के लीडर से मिलने आया था, यानी कि वो हारुकी से मिलने आया था। बिजल ने एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हुए बोला कि वो उनके लिए डीमन लॉर्ड की तरफ से एक संदेशा लेकर आया है। उस दिन लू की कही वो बात हारुकी को याद आती है कि कैसे ये पूरा जंगल डीमन लॉर्ड को बिलोंग करता है। अब हारुकी प्रेडिक्शन करने लगता है कि या तो ये लोग अब तक यहाँ रहने का उनसे टैक्स लेने आए हैं, या तो डीमन लॉर्ड उन्हें इस जंगल से भगा देना चाहते हैं। हारुकी को कोई भी फैसला सोच समझ के लेना होगा। वो लू और टिया की ओर दिखता है और वो दोनों ही हारुकी को भरोसे की निगाहों से देख रही थी। उन्हें हारुकी पे यकीन था कि वो चीजें संभाल लेगा। हारुकी सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो लोग यहीं रहेंगे और इसके बदले में वो डीमन लॉर्ड को 10% टैक्स देंगे और ये टैक्स में फसल देने की बात कर रहे थे। ये सुन बिजल एकदम हैरान हो जाता है। हारुकी भी डर गया था कि कहीं उसने कम तो नहीं बोल दिया, लेकिन असल में तो बिजल इस सेटलमेंट को करने के लिए पागल सा हो रहा था। हारुकी कहता है लेकिन आपको हर साल विंटर खत्म होने से पहले आना होगा। बिजल इसके लिए भी मान जाता है और इसके बाद उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ डील सिर्फ 10% फसल की हुई है। दूध, अंडे, शहद, शराब अगर चाहिए तो इसके लिए उनको धंधा यानी कि बिजनेस करना होगा। अब गुड बाय गिफ्ट लेकर आ जाता है। टिया और लू हारुकी के बातचीत करने के तरीके की तारीफ करते हैं, जो उसने टैक्स को 10% में ही फिक्स करवा दिया, नहीं तो टैक्स 50 से 60% देना पड़ता है। हारुकी को खुद भी यकीन नहीं होता कि वो इतना टैलेंटेड है, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो लोग साल में बस एक ही बार आएंगे। इससे उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तभी वहाँ लू काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि बिजल उन्हें काफी कीमती गिफ्ट देके गया था, एक ऐसा पोर्शन जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड के कैसल में सभी जनरल इस बात से हैरान थे कि हारुकी ने उनके साथ समझौता कर लिया है। उनमें से एक बोलता है कि शायद वो लोग कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं। बिजल को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वहाँ उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वहाँ वैम्पायर्स की प्रिंसेस, सबसे ताकतवर एंजल और एल्व्स और इन्फर्नो वुल्फ की बहुत बड़ी सेना थी। बिजल को जो लेकर आई थी वो कोई मामूली एंजल नहीं, वो तीनों किलर एंजल के नाम से जानी जाती हैं। तो ब्रिजल को ये डर था कि अगर उन्होंने ये ऑफर ठुकराया तो उनके बीच दुश्मनी हो सकती है। अभी जस्ट ब्रिजल ने नोटिस किया कि हारुकी का दिया तोहफा जिस कपड़े से कवर था, ये कपड़ा उसी ग्रेट स्पाइडर डीमन के हाथों बना हुआ है जिसने पिछले डीमन लॉर्ड को बराबर की टक्कर दी थी। ये सुनते ही एक और जनरल रिजाइन कर देता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन्स का रूलर ड्राइम जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल का रखवाला भी है, वो अपने सर्वेंट के साथ हारुकी के विलेज आया हुआ है और वो अपने साथ उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे। उस गिफ्ट के अंदर काफी कीमती तलवार थी। हारुकी उनसे जानना चाहता था कि ये लोग क्यों आए हैं और उनके लिए इतने कीमती तोहफे क्यों लाए हैं। ड्राइम का सर्वेंट बोलता है कि आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। तभी हारुकी उससे पूछता है कि उसके मास्टर ने सिर क्यों झुकाया हुआ है। वो हारुकी से माफी मांगता है और अपने मास्टर को सिर उठाने को कहता है। और जब ड्राइम ने सिर उठाया तो हमने देखा कि ड्राइम कितना बड़ा ड्रैगन है और इतने बड़े ड्रैगन का हारुकी स्वागत कैसे करेगा। ये बात सुन ड्राइम अपनी बॉडी को ह्यूमन फॉर्म में ले आता है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन तब उसकी सारी घबराहट उतर जाती है जब हारुकी उसका स्वागत शराब के साथ करता है। वो तो कहने लगता है कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा, लेकिन ड्राइम का सर्वेंट उसे वहाँ से लेके ही जाता है। अब उनके जाने के बाद हारुकी सोच रहा था कि ये सब होना ठीक नहीं है। वो अपने मेहमानों का स्वागत एंट्रेंस पे नहीं कर सकते और वो घर में भी उन्हें नहीं बुलाना चाहते। ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग गेस्ट हाउस बनाएंगे और गेस्ट हाउस इतना बड़ा कि 30 लोगों के लिए काफी हो। जिसके बाद गेस्ट हाउस बनाने का काम शुरू हो जाता है। अब बारी थी कि गेस्ट का स्वागत कैसे किया जाएगा। हारुकी किलर एंजल्स को समझाता है कि वो लोग गेस्ट को रास्ता दिखाने की बजाय उनको अपने साथ यहाँ तक लेकर आएंगे और हारुकी, टिया और लू उनका स्वागत करेंगे। तभी दादा एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि क्या होगा अगर उनके दुश्मन उनके गेस्ट बनकर आए तो। यही सोचकर वो लोग हारुकी के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और गेस्ट के स्वागत के लिए और भी लोगों को ऐड कर देते हैं ताकि वेलकम के साथ साथ सेफ्टी भी हो सके। फ्लोरा को भी उनकी मदद करनी थी। हारुकी फ्लोरा को गेस्ट पर नजर रखने का काम देता है, उन गेस्ट पे नजर रखने का जो कि पूरी रात रुकेंगे। अगले दिन बाय चांस कुछ बीस्टमैन
हारुकी के विलेज में गेस्ट बनकर आते हैं। ये लोग हाउलिंग विलेज से आए हैं और ये हारुकी के विलेज के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। लू उनका स्वागत करते हुए उन्हें गेस्ट रूम ले जाने की बात करती है, लेकिन उससे पहले वो पूछती है कि क्या आप सिर्फ इतने ही हो। उनका लीडर गाल्फ कहता है कि हम बस इतने ही हैं। तभी रिवील होता है कि 2 लोग छिपे हुए थे जिनको इन्फर्नो वुल्फ ने सूंघ लिया था, जैसा कि उनके लीडर ने कहा था कि वो सिर्फ इतने ही हैं। तो लू उसकी बात मानकर इनको मारने की बात करती है। गाल्फ उनसे माफी मांगता है और कहता है कि शायद ये लोग पीछे रह गए होंगे। खैर, इन लोगों का गेस्ट रूम में स्वागत किया जाता है। ऐसी खूबसूरती देख इन लोगों के मुंह से लार टपक रही थी, पर हम देखते हैं कि टिया ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया है। टिया को शक है कि ये लोग उनके मेहमान नहीं हैं, क्योंकि ये लोग खाली हाथ आए हैं और आखिर इनके 2 लोग पहले क्यों छिपे हुए थे। इन सभी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोग इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ना देकर इन्हें खाने के लिए कच्ची सब्जियां देते हैं। हारुकी को उनके लिए बुरा लग रहा था। वो मेड से कहता है कि उन्हें थोड़ी वाइन तो दे दो, और ये सुनते ही मेड हारुकी पर ही भड़क जाती है, क्योंकि वो उनके लिए तोहफा नहीं लेकर आए थे। इसके बावजूद वो लोग कच्ची सब्जियां भी बड़े चाव से खा रहे थे। हारुकी मानता नहीं है और वो उन्हें वाइन दिलवा ही देता है, लेकिन मेड 2 से ज्यादा ग्लास देने से साफ मना कर देती है। अब हारुकी बड़े प्यार से उनसे पूछता है आखिर उनका विलेज कैसी जगह है। गाल्फ बताता है कि उनका विलेज 500 साल पुराना है और लगभग ये लोग सिर्फ 100 ही हैं। ये लोग सरवाइव करने के लिए हंटिंग और माइनिंग का काम करते हैं और ये लोग माउंटेन्स के पार ह्यूमंस के साथ ट्रेड करके ही अपना घर चला पाते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनकी ट्रेड रुक गई है और अब ये लोग ऐसी जगह की तलाश में निकले हैं जहां वो ट्रेड कर सके। इनको हारुकी के विलेज के बारे में उस बंदे से पता चला है जो डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है। टिया भी उनसे ये पूछ ही लेती है आखिर वो छिपे हुए क्यों थे। जवाब काफी अच्छा था, अगर बाकियों को कुछ हो जाए तो कोई तो होना चाहिए जो विलेज में रिपोर्ट दे सके। खैर, ये तो साबित हो गया था कि ये लोग इनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सच में ये लोग इनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। अब क्योंकि ये लोग करेंसी का यूज नहीं करते, इसीलिए ये लोग हारुकी के विलेज से क्रॉप्स के बदले बर्तन का ट्रेड करने वाले थे। इनके बनाए बर्तन को देख हारुकी तुरंत बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ट्रेड करने के लिए हारुकी को खुद हाउलिंग विलेज जाना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करना इनके लिए काफी मुश्किल है। हारुकी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सामान एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए वो अपने पालतुओं का यूज कर सकता था। अब डील फिक्स होने के बाद उनके वापस जाने का वक्त हो गया था। जाने से पहले उन्हें अपनी बड़ी गलती का भी पता चला कि जब दूसरों के यहाँ जाया जाता है तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाया जाता है। इनको ये बात नहीं पता थी इनके गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है और इनका गांव वैसे भी काफी गरीब है। गाल्फ बोलता है कि अगली बार जब वो आएंगे तो पक्का तोहफा लेके आएंगे, लेकिन कोई महंगा तोहफा लाना उनकी हैसियत में नहीं है। हारुकी कहता है कि गिफ्ट मायने नहीं रखता, उसके पीछे की वैल्यूज मायने रखती है। अब इसके कुछ देर बाद ही चीजें तैयार हो चुकी थी हाउलिंग विलेज तक पहुंचाने के लिए, पर जैसा हारुकी ने सोचा था कि वो सामान हाउलिंग विलेज तक पहुंच जाएगा, इसके लिए लिया और लू साफ मना कर देते हैं। आखिर उनके विलेज के मेयर को थोड़ी भेजा जा सकता है। हारुकी की जगह टिया ट्रेड करने वाली थी। वैसे तो इनको हाउलिंग विलेज तक पहुंचने में 10 दिन लगते, लेकिन ड्राइम उनकी मदद करने के लिए मान गया था, पर बदले में उसे बहुत सारी वाइन चाहिए थी। ड्राइम ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ बार बार आता रहेगा और जब भी वो आता है वो हर बार कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है। दूसरी तरफ हाउलिंग विलेज में हम कुछ लोगों को देखते हैं हारुकी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। उन्हें यकीन हो गया था द ग्रेट ट्री विलेज से कोई नहीं आने वाला, और तभी वो आसमान में ड्राइम को देखते हैं। उनको ऐसे आता देख वो लोग घबरा गए थे, लेकिन टिया ने सब मैनेज कर लिया था और कुछ दिन के सफर के बाद ये लोग विलेज वापस लौट आते हैं। लेकिन ड्राइम बहुत ही दुखी था क्योंकि वहाँ के लोग उसकी सारी वाइन पी गए थे। हारुकी ने ड्राइम को ये कहकर खुश कर दिया कि उसे बहुत सारी वाइन मिलेगी। टिया बताती है कि हाउलिंग विलेज के मेयर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। वो लोग अपने विलेज से यहाँ कुछ लोगों को भेजना चाहते थे। लगभग 20 बीस्ट गर्ल हारुकी के विलेज को ज्वाइन करना चाहती है। वैसे तो हारुकी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर उनके विलेज में सिर्फ लड़कियां ही आती रही तो उनके विलेज का तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा। हारुकी टिया से कहता है कि वो लोग उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे अगर वो उनके साथ 2 लड़कों को भी भेजे तो। हारुकी
हारुकी की बात को मान लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद हाउलिंग विलेज से वो सारी बीस्ट गर्ल यहाँ पहुँच चुकी थी। वो सारी घबराई हुई लग रही थी। वो कहती है कि वो लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, बस वो लोग उन्हें विलेज से निकाले ना। हारुकी काफी काइंड होते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो पूछता है कि बाकी के लड़के कहाँ हैं। इस लड़की का नाम सिना है और ये अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आए थे जो कि हारुकी के विलेज के भविष्य तो बनेंगे, लेकिन इसमें काफी वक्त लगने वाला है। वैसे तो बीस्ट गर्ल भी यहाँ रहने में कंफर्टेबल हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें भी हारुकी के पालतू से बहुत डर लगता है। एक दिन हारुकी को पता चलता है कि बीस्ट गर्ल भी मैजिक कर पाती है। एक्चुअली यहाँ सभी लोग मैजिक कर पाते हैं सिवाय हारुकी को छोड़ के। हारुकी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो करेगा जिसमें वो अच्छा है। अचानक ही वो जगह भूकंप से हिलने लगती है। एक किलर एंजल आके बताती है कि बियर मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से जंगल पर काफी बुरा असर पड़ रहा था और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो नुकसान हारुकी के विलेज तक को हो सकता है। हारुकी पूछता है क्या हम उन्हें खा सकते हैं? किलर एंजल हैरान हो जाती है। वो हारुकी को उस जगह ले जाती है जहाँ बियर मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे थे। उन मॉन्स्टर ने उन दोनों को देख लिया था। एंजल डर गई थी। वो कहती है कि हमें हेल्प लेकर आनी चाहिए, पर हारुकी के कहने पर वो उसे नीचे ले आती है और हारुकी ने अपने ऑलमाइटी टूल से एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया था। जब बाकी सबने ये देखा तो उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनका मेयर इतना ज्यादा ताकतवर है। अब उन दोनों के मीट से हारुकी ने कमाल की 2 डिश बनाई जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन हारुकी को अपने प्लेट में किसी चीज की कमी लग रही थी। हारुकी फ्लोरा से मिलने उसकी लैब में जाता है। उसे एक ऐसे आइटम की जरूरत थी जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दे। फ्लोरा उसे एक ऐसा आइटम दे देती है जिसका यूज वो अपनी रेसिपी में कर सकता है। अब जाने से पहले हारुकी पूछता है कि मीसो बनाने का काम कैसा चल रहा है। फ्लोरा दुखी होकर बताती है कि बहुत बेकार चल रहा है। जैसे हारुकी ने बताया था उसने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो उसने कुछ केमिकल्स मिलाकर देखे तो धमाका ही हो गया। हारुकी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले वो लोग मेयोनीज बनाएंगे। हारुकी ने अंडे, नमक और विनेगर का यूज करके मेयोनीज बनाई जो कि इतनी स्वादिष्ट बनी कि फ्लोरा उसे रूखा ही खाने लगती है। और अब बारी थी मीसो बनाने की। मीसो बनाने के लिए हारुकी ने सोयाबीन को पानी में भिगोया, जिसके बाद वो ऑलमाइटी टूल से कुछ करता है और काफी देर मेहनत करने के बाद वो उन्हें स्टोर करके रख देता है। हारुकी बोलता है कि जितने वक्त तक ये ऐसे रहेंगे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तभी लू वहाँ आती है और बताती है कि कुछ गेस्ट आए हैं। हम देखते हैं कि ये कुछ ड्वार्फ मैन थे जो उनके विलेज के साथ बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने द ग्रेट ट्री विलेज में मिलने वाली हाई क्वालिटी अल्कोहल के बारे में सुना है। ये ड्वार्फ चाहते हैं कि वो अल्कोहल इनके साथ भी शेयर की जाए, लेकिन सारी लड़कियां अल्कोहल शेयर करने से मना कर देती हैं। ड्वार्फ बताते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने यहाँ के खेतों की फसल देखी और वो बताते हैं कि उनके पास काफी रेयर फसल मौजूद है और वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके तरह तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे फ्लेवर की अल्कोहल पीने को मिलेगी। ड्वार्फ ने अपना काम शुरू कर दिया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्होंने विस्की बनाई। हारुकी ने उसे पीकर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हारुकी बताता है कि उस दिन से ड्वार्फ भी उनके साथ ही रहने लगे और उन्होंने उनके लिए वेलकम पार्टी भी रखी। हारुकी भी खुश था क्योंकि आखिर कोई तो उसके जैसा इस विलेज में आया। हारुकी डोनोवन से पूछता है क्या उसे यहाँ कोई लड़की पसंद आई। डोनोवन कहता है कि यहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन सभी लड़कियाँ उससे छोटी हैं और असल में तो डोनोवन को औरतें पसंद है जिनकी मूछें और दाढ़ियाँ हों। अब इसके अगले दिन हारुकी जब खेतों में काम करने जा रहा था तभी अचानक खतरे की घंटी बजती है। हारुकी ने आसमान में देखा तो कोई ड्रैगन उनके विलेज में आ रहा था। हारुकी ने तुरंत अपना वेपन उस पर तान दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्राइम उससे लड़ रहा है और तभी एक और व्हाइट ड्रैगन वहाँ आने लगता है। हारुकी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो हारुकी के अटैक को डॉज कर लेती है। हारुकी वापस उस पर हमला करने वाला था, पर तभी ड्राइम का असिस्टेंट बीच में आ जाता है और बताता है कि ये उनके दुश्मन नहीं है। हमें पता चलता है कि ये तो ड्राइम की फैमिली है। ड्राइम की बेटी का नाम लास्ट इन मून है और उसकी वाइफ का नाम लून है। हमें पता चलता है कि जब भी ड्राइम हारुकी के विलेज में आता था हमेशा छिप कर आता था, जिस कारण उसकी बेटी और उसकी वाइफ को उस पे शक होने लगा। तो सच की तलाश में ही ये लोग यहाँ आए थे। अब हमें ये बात भी पता चलती है कि ड्राइम जो गिफ्ट लेकर आता था वो असल में अपने खजाने से चुरा कर लाता था। हारुकी ने तो ड्राइम के लिए पर्सनल हाउस भी बनवा दिया था और अब उसे रियलाइज हो रहा है कि ये अच्छा आइडिया नहीं था। ड्राइम अपनी वाइफ और बेटी को समझाने लगता है कि वो तो इस विलेज के साथ रिलेशन बना रहा है। ये सुन लून को और भी गुस्सा आने
करने लगता है। हारुकी उनसे माफी मांगता है, वो उनकी असलियत को जानता नहीं था। ड्राइम उसे माफी मांगने से मना करता है और बोलता है कि इसमें उनकी ही गलती थी। हारुकी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ड्राइम बोलता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लून को रियलाइज हो चुका था कि हारुकी कितना ताकतवर है। मून अपनी माँ से बोलती है अगर वो उस हमले को डॉज नहीं करती तो वो वहाँ मारी जा सकती थी। लून बताती है कि वो हमला इतना तेज था कि वो डॉज कर ही नहीं सकती थी। उसकी पुरानी दोस्त ने उसे बचाया, यानी कि ज़ाबूटोन। उसने मौके पर लून को पीछे खींच लिया था। मून की माँ उसे यहीं रुकने का ऑर्डर देती है। वो बोलती है कि ऐसी ताकत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। मून को यहाँ रहकर इस चीज का ध्यान रखना था कि ये ताकत कभी उनके खिलाफ ना जा सके। अपनी माँ का ऐसा डरावना चेहरा देख मून उनकी बात मान लेती है। हारुकी को भी मून के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। मून ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उससे कोई काम ठीक से होता ही नहीं था और वो हर एक काम को बिगाड़ देती थी। और इतना ही नहीं, मून के यहाँ होने से गायों ने और मुर्गियों ने दूध अंडे देना बंद कर दिया था। ड्रैगन इतने ताकतवर होते हैं कि सभी जानवर उनसे डरते हैं। टिया बताती है कि ड्रैगन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये बात सुनकर हारुकी को एक आइडिया आता है। अगली बार जब विजल यहाँ फ्रूट्स का ट्रेड करने आया था, उसने यहाँ मून को देखा, जिसको विलेज के रिलेशनशिप को संभालने का काम मिला है। मून को यहाँ देख विजल की हालत खराब होने लगती है। मून बताती है कि उनके पास कुछ चीजों के स्टॉक कम है, इसीलिए उसे कुछ और लेके जाना होगा। डरा हुआ बिजल बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है और सामान तैयार होते ही तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और उसने सबको जाके बताया कि अब उनके पास ड्रैगन भी है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी चिंता में आ जाते हैं। बिजल को समझ आ गया था कि उन्हें उन पर नजर रखनी होगी। बिजल अपनी बेटी को बुलाता है, जिसको वो द ग्रेट ट्री विलेज पर नजर रखने को कहता है। इसके साथ ही बिजल अपनी बेटी के लिए थोड़ा चिंतित भी था, लेकिन वो अपने पिता का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने मैजिक का यूज करके द ग्रेट ट्री विलेज पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो ये देख एकदम हैरान थी कि इतने खतरनाक जंगल के बीच इन्होंने इतना खूबसूरत और सिविलाइज्ड विलेज बना लिया है। वो उनके विलेज जाती है, जहाँ उसका स्वागत मून ने किया। फ्लोरेन को यकीन नहीं होता कि इतनी ताकतवर ड्रैगन यहाँ है। मून उसे हारुकी के खेत दिखाने लगती है। फ्लोरेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लेजेंडरी ड्रैगन उसे ये फूल पत्तियां क्यों दिखा रही है। तभी एक एंजल मून को बताती है कि हाउलिंग विलेज से कुछ मैसेंजर आए हैं। फ्लोरेन को काफी अच्छा मौका मिल गया था यहाँ के मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझने का। उसने बीस्ट गर्ल, लिजर्ड मैन और ओग्रे मेट्स को देखा और अंदाजा लगा लिया कि अगर उनकी मिलिट्री पूरी ताकत से लड़े तो उनकी जीत हो सकती है। लेकिन फिर उसकी नजर लू पे पड़ती है। फिर उसने टिया को देखा और यहाँ पे इन्फर्नो वुल्फ और स्पाइडर मॉन्स्टर्स को देखकर उसे समझ आ चुका था कि उनका जीतना नामुमकिन है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चूर हो गया था। वो सोचने लगती है कि इतनी ताकतवर मिलिट्री को लीड करने वाला कितना ताकतवर होगा। तभी हारुकी वहाँ डोलता हुआ उससे टकरा जाता है। हारुकी उससे पूछता है क्या तुम यहाँ खो गई हो। इतने में ही फ्लोरेन चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं इतनी कमजोर भी नहीं कि एक आम इंसान को उसकी चिंता करनी पड़े, और हारुकी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। और बाद में उसे पता चला कि उसने जिसको डांटा है वही इस गाँव का मेयर है और उसने उसे हारुकी के पावर लेवल के बारे में भी बता दिया था। ये सब जानते ही फ्लोरेन की हालत टाइट होने लगती है। अब कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फ्लोरेन ने भी यहाँ सबकी मदद करना शुरू कर दिया है। हारुकी को भी पता चल गया है कि ये बिजल की बेटी है और कुछ वक्त तक वो यहीं रहने वाली है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसको देखते ही वो कांपने क्यों लगती है। वैसे आज हारुकी नोटिस करता है कि टिया जो स्लाइम लेकर आई थी वो अचानक मल्टीप्लाई होने लगी हैं और उनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। उनमें से एक स्लाइम ने वाइन का पूरा बैरल पी लिया था, जो देख सभी लड़कियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो स्लाइम्स को सजा देना चाहती थी। तभी फ्लोरेन याद दिलाती है कि स्लाइम्स को दर्द नहीं होता, तो उनको पनिशमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन के बाद से वो स्लाइम उनके हर एक सेलिब्रेशन को ज्वाइन करता है, पर क्योंकि ऐसी स्लाइम सिर्फ एक है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो तब होगी जब इसकी जैसी और आ जाएंगी। आज अचानक हारुकी खाना खाते वक्त कहता है कि इसके साथ अगर सी फूड भी होता तो और मजा आता। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर सी फूड होता क्या है। हारुकी बताता है जैसे मछली और क्रैब। ये सुन टिया हैरान हो जाती है क्योंकि इस वर्ल्ड में क्रैब बहुत ही बड़े होते हैं और उनका शेल काफी मजबूत होता है। फ्लोरेन उन्हें डीमन किंगडम की बाउंड्री पे मौजूद पोर्ट सिटी के बारे में बताती है, जहाँ पर सी फूड का ही ट्रेड होता है। फ्लोरेन और मून पोर्ट सिटी के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और 3 दिन बाद वो लोग अपने साथ वहाँ के एक व्यापारी को लेकर आए, जो गोरोन कंपनी का प्रेसिडेंट माइकल था। वो उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखाता है। माइकल कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ही नहीं आया है,
वो और 3 जरूरी काम से आया है। पहला, वो हारुकी से मिलना चाहता था। दूसरा, वो फ्यूचर में उनके साथ और भी ट्रेड करना चाहता है। और तीसरा कि वो उस गांव का ऑफिशियल ट्रेडर बनना चाहता है, मतलब कि वो हारुकी की तरफ से दूसरों से बिजनेस करेगा। माइकल काफी स्किल्ड व्यापारी है और वो उनके क्रॉप्स के अच्छे दाम दिलवा सकता है। जाने से पहले माइकल कहता है कि वो अगली बार अल्कोहल की ट्रेडिंग करना चाहेगा। ये सुनते ही मून भड़क जाती है और अल्कोहल देने से मना कर देती है। माइकल की फट गई थी, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और अब हमें पता चलता है कि इतने वक्त तक माइकल बहुत ही डरा हुआ था। 3 दिन पहले जब माइकल को पता चला था कि कुछ लोग व्यापार के लिए आए हैं, वो उन्हें मना करने वाला था, लेकिन अचानक माइकल को अजीब फील होने लगता है। जब माइकल की उनसे मुलाकात हुई तो वो ये देख हैरान हो गया कि क्राउन फैमिली की बेटी और लेजेंडरी ड्रैगन, जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो यहाँ आई है। उसे अंदाजा था कि इनके साथ धंधा करना काफी रिस्की है, लेकिन जब उसने उनके लाए आइटम्स को देखा तो उसका गुजराती दिमाग दौड़ने लगा, जो कि उससे कह रहा था कि इस काम में रिस्क तो है, लेकिन प्रॉफिट उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपने साथ अपने खेत के फल लेकर आए थे और आजकल डीमन किंगडम में इन फलों की ही बातें चल रही हैं। और इसी वजह से माइकल हारुकी से मिलना चाहता था। बेचारे माइकल की पूरे वक्त फटी हुई थी। खैर, आज इस दुनिया में सभी ने पहली बार सी फूड खाया और इन्हें ये सी फूड काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरी बार विलेज पर ड्रैगन का हमला हुआ है और यह वाकई जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था। वो व्हाइट ड्रैगन हारुकी को चिढ़ाने लगता है। हारुकी ने अपने वेपन से उस पर हमला किया, लेकिन वो मिस कर गया। लेकिन दूसरी बार उसका अटैक मिस नहीं होता। वो ड्रैगन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जब हारुकी ने उस जगह जाकर देखा तो वो एक लड़की थी और वो हारुकी के आगे सरेंडर कर देती है। हारुकी उस लड़की से पूछता है कि उसने जंगल पर हमला क्यों किया। वो लड़की जवाब देने ही वाली थी कि तभी ड्राइम बीच में आ जाता है। उसने हारुकी को बताया कि ये मून की बड़ी बहन है। इस लड़की का नाम हाकुरन है और वो बोलती है कि वो मून के होने वाले पति को देखने आई है। आखिर वो कितना काबिल है। यहाँ पर हाकुरन हारुकी की ही बात कर रही थी। हारुकी ड्राइम को देखने लगता है। ड्राइम बोलता है कि शायद उसने नशे में कुछ भी बक दिया होगा और ड्राइम बोलता है कि हाकुरन यहाँ हारुकी को परखने नहीं आई है, असल में उसे मून से जलन हो रही है। हाकुरन गुस्से में बोलती है कि हाँ, उसे जलन हो रही है क्योंकि मून उससे छोटी है और उसकी शादी उससे पहले हो रही है। ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हारुकी गुस्से में हाकुरन से कहता है, अगर तुम यहाँ खेलने आई हो तो ठीक है। हम देखते हैं कि हारुकी हाकुरन से उसी जंगल की सफाई करवा रहा है जिसका नुकसान उसी ने किया था। लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाकुरन ने उनके साथ खाना खाया और वो हारुकी के बनाए गेम्स को भी खेलती है। लेकिन इस बार गेम में ट्विस्ट था। वो लोग महाजोंग खेलने वाले थे, पर इस बार दोनों को कुछ दाव पे लगाना था। हारुकी के पास दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो हारुकी कहता है कि अगर वो हारा तो वो अपने कपड़े उतार देगा। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हारुकी के शरीर से सारे कपड़े उतर चुके हैं, बस उसका लंगोट ही बाकी रह गया है। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए हारुकी को ये मैच जीतना जरूरी था, लेकिन वो अपनी लंगोट को भी खो बैठता है। दूसरी तरफ बेजल उन्हें बताता है एंशिएंट ड्रैगन हाकुरन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। जनरल्स घबराए हुए थे क्योंकि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पूरी कंट्री पर कब्जा कर सके। हाकुरन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। जनरल्स घबराए हुए थे क्योंकि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पूरी कंट्री पर कब्जा कर सके। लेकिन डीमन लॉर्ड किसी और बात को लेकर परेशान थे। आज उनकी बेटी ने उन्हें बस एक ही बार गुड मॉर्निंग कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक और जनरल ने रिजाइन कर दिया है। खैर, हम विलेज में देखते हैं कि हाकुरन ने कुछ वक्त तक यहीं रहने का फैसला किया है। वैसे तो हाकुरन कई कामों में बहुत अच्छी है, लेकिन वो काम करने में कंप्लेन करती है। वो कोई भी काम नहीं करना चाहती, लेकिन हारुकी उसे काम देता रहता है। पर अब हाकुरन बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और ये काम वो काफी अच्छे से कर रही थी। अगले दिन गाँव में कुछ लामिया गर्ल्स कई कीमती सामान लेकर आती है। वो हारुकी के विलेज से मदद चाहती थी। हारुकी को पता चलता है कि उसके पालतू ने इनके घरों पर हमला कर दिया है। हारुकी उनके जेम्स लेकर उन्हें फल सब्जियां देता है और साथ में ऊपर पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। और साथ ही हारुकी ने इन्हें कहा ये लोग सामान पहुंचाने का काम करते थे और इनके आने के बाद से धंधा और भी तेजी से बढ़ रहा है। अब एक बार फिर सीन डीमन कैसल की ओर जाता है, जहां पर 3 अनजान लड़कियां डीमन लॉर्ड की बेटी को भड़का रही थी। वो कहती हैं कि द ग्रेट ट्री विलेज कुछ तो खतरनाक प्लान कर रहा है और साथ ही उन्होंने फ्लोरेन को भी बंदी बना लिया है। प्रिंसेस ने फैसला कर लिया था कि वो द ग्रेट ट्री विलेज पर हमला करेगी। ये बात बीजल के द्वारा फ्लोरेन को पता चलती है। फ्लोरेन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने डिटेल में बताया था कि
ये विलेज कितना ज्यादा ताकतवर है। फ्लोरेन को पता चलता है कि ये कारस्तानी उसके ही फॉलोअर्स ने की है। बीजल ने डीमन लॉर्ड से बात करके ये सब टालने की कोशिश की, लेकिन डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फ्लोरेन अपने पिता से पूछती है क्या वो डीमन लॉर्ड से बात करे, लेकिन बेजल उसे समझाता है कि उसके ऐसा करने से डीमन किंगडम उसे दुश्मन समझेगा। बेजल एक बेहतर सुझाव देता है कि उनके प्लान को पूरा होने ही नहीं देना है। कल वो लोग 300 लोगों के साथ विलेज पर हमला करने वाले हैं, तो फ्लोरेन गांव के कुछ लोगों की मदद लेके उन्हें डरा के भगा सकती है। फ्लोरेन को भी यही ठीक लगता है, क्योंकि अगर बाकियों को पता लगा तो वो तो डीमन किंगडम पर तबाही मचा देंगे। अगले दिन लामिया गर्ल्स की मदद लेके फ्लोरेन सभी सिपाहियों को डरा कर भगा देती है। बदले में इनको फ्लोरेन एप्पल्स के 10 बॉक्सेस देने वाली है। हम देखते हैं कि फ्लोरेन उन तीनों लड़कियों को और प्रिंसेस को विलेज में ले आई है। हारुकी को सामने देख वो तीनों लड़कियां काफी घबराई हुई थी। जब हारुकी ने फ्लोरेन से जवाब पूछा तो फ्लोरेन कहती है कि इनको पनिशमेंट मिली है और पनिशमेंट में उन्हें यहाँ काम करना है। अगर ये तीनों नहीं करेंगी तो समझ जाओ क्या होगा। और प्रिंसेस के बारे में फ्लोरेन बताती है कि इसका नाम यूरी है और ये यहाँ का काम देखने आई है। हारुकी फ्लोरेन पर यकीन कर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही फ्लोरेन इन्हें धमकी देती है कि उन्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखना होगा। अगर ये लोग ठीक से काम करेंगे तो इनकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। ये बात वो प्रिंसेस से भी कह रही थी। प्रिंसेस उसकी बात को मान लेती है। इसके बाद फ्लोरेन उन्हें विलेज दिखाती है। प्रिंसेस को भी यहाँ पे काफी मजा आ रहा था, लेकिन ये तीनों लड़कियाँ बाज नहीं आती। वो रात में यहाँ से भागने का प्लान करती हैं, लेकिन हारुकी के पालतुओं से कौन ही बच पाएगा। उन्होंने सुबह भी भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ाबुटोन के चलते वो इसमें भी फेल हो जाते हैं। उन तीनों ने हार मान ली और वो विलेज में मदद कराने लगते हैं। प्रिंसेस को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। उन्हें पछतावा होने लगता है कि वो यहाँ पे वॉर करने वाली थी, पर वो इसमें गलती फ्लोरेन की ही बताती है, क्योंकि वो उन्हें बिना बताए आई थी। हमें पता चलता है कि फ्लोरेन और प्रिंसेस बचपन के बेस्टी है। फ्लोरेन प्रिंसेस से माफी मांगती है और कहती है कि अब ये गलती फिर कभी नहीं होगी। दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों को भी यहाँ रहने में काफी मजा आने लगा था। लू ने देखा कि उनके विलेज को कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तभी हारुकी नोटिस करता है कि लू की हाइट थोड़ी छोटी लग रही है। लू कहती है कि शायद उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन प्रिंसेस खेत में काम करने की जिद करती है। वो तीनों प्रिंसेस को ये काम करने से मना कर रही थी। ये काम छोटे लोग करते हैं, इसमें उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा काम प्रिंसेस को शोभा नहीं देता। प्रिंसेस पूछती है क्या हमें ये छिपाना नहीं था। फ्लोरेन उन तीनों को तीखी नजर से देखने लगती है। अब वो तीनों भी टांग नहीं अड़ाती। अब वो सब मिलकर फार्मिंग का काम करने लगते हैं। आज पहली बार फार्मिंग का काम करने से उन्हें रियलाइज हुआ कि फार्मिंग का काम कितना मजेदार होता है। लेकिन अब प्रिंसेस को यहाँ से जाना होगा। वो उन बच्चों से कहती है कि वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगी। बीस्ट कल प्रिंसेस को गुड बाय गिफ्ट में कुकीज देती है, पर लेकिन प्रिंसेस के साथ वो तीनों नहीं जा रही थी। वो कहती है कि अभी उनकी सजा खत्म नहीं हुई है। खैर, बिजल प्रिंसेस को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड काफी परेशान है, क्योंकि जब से उनकी बेटी विलेज से आई है वो उनसे ठीक से बात नहीं कर रही। डीमन लॉर्ड को लगने लगता है कि उनकी बेटी को कोई पसंद आ गया है। डीमन लॉर्ड ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। बेजल उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अब समझदार हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विंटर वापस आ रहा है और उसकी तैयारी के लिए फसल को काटना और उसे स्टोर करने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बार फसल कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उनके पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं बची। मून हारुकी से पूछती है कि क्या वो थोड़ी क्रॉप अपने घर पहुंचा दे। हारुकी कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है। हाकुरन भी पूछती है कि क्या वो भी अपने घर थोड़ी सब्जियां पहुंचा दे। हारुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमें पता चलता है कि मून और हाकुरन में चाचा ताऊ वाला रिश्ता है और हाकुरन के माता पिता भी काफी जाने माने ड्रैगन हैं, बल्कि वो तो जगह के राजा हैं। खैर, मून थोड़ा सामान अपने घर पहुंचा देती है। वापस विलेज जाने से पहले वो माइकल से मिलती है। माइकल से उसे पता चला कि एक समुद्री मॉन्स्टर उनके व्यापार के काम में बाधा बन रहा है। माइकल के कहने पे मून उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और आज रात वो उसी मॉन्स्टर का मीट खाने वाले थे। हाकुरन भी कुछ क्रॉप्स लेकर अपने घर गई, लेकिन वो वापस कुछ लोगों को साथ लेकर लौटी। ये लोग माउंटेन एल्फ हैं, जो कि फायर मैजिक जानते हैं। लिया बोलती है कि ये लोग भी मीट खाते हैं। खैर, इन लोगों के लीडर का नाम या है। या कहती है कि वैसे तो वो लोग माउंटेन में रहते हैं, पर अब पहाड़ों में खाना ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। हारुकी उन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देता है, जो सुन ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यह बताती है कि वो लोग काफी अच्छे हंटर हैं और वो अपना शिकार खुद ही पकड़ सकते हैं। या ने शिकार पकड़ने के लिए
जंगल में ट्रैप्स बिछा दिए, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर के काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कोई भी मॉन्स्टर उसमें नहीं फंसता, बल्कि इसके चक्कर में वो घायल होकर वापस लौटती है। हारुकी कहता है कि नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर खुद को नुकसान तो मत पहुंचाओ। हम देखते हैं कि हारुकी पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। यहाँ की मिट्टी पॉट बनाने के लिए ठीक नहीं थी, उसे पॉट बनाने के लिए क्ले की जरूरत थी। यह कहती है कि ये काम वो कर सकती है। वो लोग माउंटेन से आए हैं और उनके लिए क्ले ढूंढना बाएं हाथ का खेल है। या हारुकी के लिए क्ले ले आती है और हारुकी ने उससे पॉट भी बना लिया था। इसके कुछ देर बाद लिया हारुकी के पास आती है। वो बताती है कि उन्हें जंगल में एक डंजन मिला है। हारुकी उस डंजन की जांच पड़ताल के लिए कुछ सर्वे टीम भेजता है। वैसे फाइनली हारुकी ने लड़कों के लिए भी अलग से बाथ हाउस बना लिया है। अगले दिन हारुकी की मंडली बताती है कि उस डंजन में स्नेक मॉन्स्टर है। एल्फ्स जिद करने लगती हैं कि उन्हें उसे मारना होगा। एल्फ्स का कहना था कि स्नेक मॉन्स्टर का मीट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्फ्स बताती हैं कि स्नेक मॉन्स्टर का मीट कई न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। उसको खाने से पति पत्नी के बीच अच्छा रिलेशन बनता है और उनके बच्चे हो जाते हैं। हारुकी को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। वो बहाने बनाता है कि सर्दियां आ ही चुकी हैं, हम ये काम विंटर के बाद भी कर सकते हैं। फाइनली सर्दियां वापस लौट आती है। हमें पता चलता है कि कुछ वक्त से लू की तबीयत खराब चल रही है। सभी लोग लू की चिंता कर रहे थे। लू बोलती भी है कि वो कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। अचानक बीस्ट गर्ल सना पूछती है क्या उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। लू बोलती है कि कर तो रहा है। सना बताती है कि ऐसा उनके विलेज में एक लड़की के साथ भी हुआ था और कुछ महीनों बाद उसे एक बेबी हुआ, यानी कि लू प्रेग्नेंट है। लेकिन ये हुआ कब? लेकिन लू के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। हारुकी अब और भी ज्यादा लू पर ध्यान देने लगा था, जिसके लिए लू मना भी करती है। लेकिन एक दिक्कत थी कि हारुकी बेचारा सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि अगर वो उठता है तो सारी मेड्स भी उठ जाती है, जिस कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और उनके लिए ही हारुकी जल्दी नहीं उठता। वैसे खेतों का काम काफी अच्छा चल रहा है, बल्कि पहले से और बेहतर हो गया है। तभी आन्या शिकायत करने आती है कि उस स्लाइम ने वापस पूरा वाइन का बैरल पी लिया है। इसीलिए आन्या को काफी गुस्सा आ रहा था। हारुकी आन्या को शांत करने की कोशिश करता है। वैसे ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है, लेकिन अब ये लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इसीलिए अब खाना 3 ग्रुप्स में होता है। पहले ग्रुप में विलेज के मेन पर्सन खाना खाते हैं, दूसरे ग्रुप में मेड्स खाना खाती है, तीसरे ग्रुप में वो लोग खाना खाते हैं जो खाना ही लेट खाते हैं। पर हाकुरन का तो अलग ही चल रहा है। वो तो तीसरे ग्रुप में भी नहीं आती, वो तो बस सोती ही रहती है। तभी मारिया द किलर एंजल विलेज की रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि कल 3 मॉन्स्टर रैबिट विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर कुरू ने सबको खत्म कर दिया। हारुकी बताता है कि किलर एंजल अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर इस कारण जब उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उनकी बॉडी शट डाउन मोड में चली जाती है, जिस कारण उन्हें लिजर्ड मैन पर ही डिपेंड होना पड़ता है। वही उनके कपड़े धोने जैसे काम करते हैं। आज हारुकी खेतों में नोटिस करता है कि ये अजीब सी चीज वापस फसलों पर लग गई है। वैसे तो ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हारुकी इन्हें फिर भी हटा देता है। अब हारुकी का खेत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसको संभालना भी मुश्किल है, लेकिन हारुकी को मोटिवेट करती हैं ये फसलें। अब लंच के दौरान दागा बताता है कि गाय को बछड़ा हुआ है, उसकी खुराक को बढ़ाना होगा, तो हारुकी ने भी इसके लिए हाँ कर दिया था। तभी लिया को भी याद आता है कि उनका स्टोरेज रूम भरने वाला है, तो वो पूछती है कि क्या उन्हें बची फसलें माइकल को बेच देनी चाहिए। हारुकी को भी ये आइडिया पसंद आता है। अब लंच के बाद हारुकी वापस काम पे लग जाता है। अब गांव में काफी लोग हो चुके हैं, तो खेतों का काम काफी आसानी से हो जाता है। लेकिन पौधे बोने का काम आज भी हारुकी करता है, और इसके साथ ही छोटे मोटे काम जैसे वो बच्चों के खिलौने बना लेता है। गॉड के दिए ऑलमाइटी टूल की वजह से हारुकी हर काम कर सकता है। कभी कभी वो मेड्स की ट्रेनिंग को भी ज्वाइन करता है। मेड्स हमेशा बैटल की ट्रेनिंग करती है, क्योंकि वो हर खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहती है। और साथ ही अगर वो ऐसे ही खाती रही तो एक दिन मोटी हो जाएंगी और वो अपनी मेड ड्रेस को भी नहीं पहन पाएंगी। आज हारुकी भी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है, लेकिन तलवार तो उससे चलती नहीं है। तभी वो या के वेपन को देखता है, जो कि छोटा सा नाइफ था। हारुकी को लगा इसे चलाना काफी आसान होगा, लेकिन उसका एक निशाना ठीक नहीं लगता। हारुकी को रियलाइज हुआ कि मामूली हथियार उसके टाइप के नहीं है। वो अपने स्पेयर का यूज करता है और पूरे टारगेट को ही उड़ा देता है। ये देख या एकदम हैरान हो जाती है कि उनका मेयर कितना ज्यादा ताकतवर है। खैर रात हो चुकी थी और डिनर का भी टाइम हो गया था, लेकिन आज मेड से खाना मीठा बन गया है,
जो कि हारुकी से खाया भी नहीं जाता, लेकिन वो ऐसा कहता भी नहीं है। तभी फ्लोरेन वहाँ आती है, जिसको हारुकी के लिए प्रिंसेस की तरफ से मैसेज मिला है। प्रिंसेस को कुछ सेब और ज़ोबुटेन के हाथों से बनी ड्रेस चाहिए थी। पिछली बार जो ज़ोबुटोन ने उनके लिए ड्रेस बनाई थी वो उन्हें काफी पसंद आई है। हारुकी भी कहता है कि ज़ोबुटोन को भी अच्छा लगेगा। अब डिनर करने के बाद फाइनली हारुकी को जन्नत नसीब हुई है। लड़कियों के बाथ हाउस में वो कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाता था। अब हारुकी जब वापस अपने रूम में जा रहा था तभी उसे फील होने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये और कोई नहीं, लिया और बाकी सभी है। ये बस हारुकी की सुरक्षा के लिए उस पे नजर रख रहे हैं। अगले दिन हारुकी ड्वार्फ से जाके मिलता है। हमें पता चलता है कि दिन हो या रात ड्वार्फ हमेशा शराब बनाते रहते हैं। वो तो हारुकी को अंगूरों की फसल को और भी बढ़ाने को कहते हैं। हारुकी खेत में जाकर देखता है तो सोचने लगता है कि ये होगा कैसे। तभी सना भगी भगी वहाँ आती है, जो कि बताती है कि विलेज में कोई अनजान घुस आया है। हारुकी ने देखा कि ये अनजान जीव उसकी बनाई गॉड की मूर्ति के सामने अपना सिर झुका रहा है। किलर एंजल्स हैरान थी कि उन्हें तो इसके आने का पता ही नहीं चला। तभी लू वहाँ आती है और वो उस आदमी को पहचान लेती है। ये है प्रोजिनेटर, वैम्पायर्स का पूर्वज। वो यहाँ ये देखने आया है कि क्या सच में लू प्रेग्नेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैम्पायर्स ह्यूमंस की तरह इंटीमेट नहीं करते और ये पहली बार हुआ है तो प्रोजिनेटर इस बच्चे का ध्यान रखने को कहता है। हमें पता चलता है कि प्रोजिनेटर की उम्र 4000 साल है और अपने शरीर को जवान रखने के लिए ये अपनी मेमोरीज को इरेज कर लेते हैं, सिवाय कुछ इम्पोर्टेंट मेमोरीज को छोड़कर। अब इसके बाद प्रोजिनेटर गॉड की बनाई मूर्तियों की तारीफ करने लगता है। प्रोजिनेटर जब छोटा था तब उसकी मुलाकात गॉड से हुई थी, लेकिन प्रोजिनेटर को उनका रूप याद नहीं है, पर उसे यकीन है कि वो हारुकी की बनाए मूर्ति के जैसे ही दिखते थे। हारुकी समझ जाता है कि प्रोजिनेटर को गॉड की मूर्तियां चाहिए। हारुकी इन मूर्तियों को देने से तो मना कर देता है, लेकिन वो उसके लिए एक और नई बनाता है जो कि प्रोजिनेटर को काफी ज्यादा पसंद आती है। जाने से पहले प्रोजिनेटर पूछता है कि उसे इसकी कितनी कीमत देनी होगी। हारुकी ने कहा कि गॉड व्यापार करने की चीज नहीं है। हारुकी से खुश होकर प्रोजिनेटर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद दूसरों से हमें पता चलता है कि प्रोजिनेटर एक वीआईपी, एक खास इंसान है। प्रोजिनेटर उस मूर्ति को एक टेम्पल लेकर आया। इस टेम्पल में आए प्रोजिनेटर को 50 साल बीत चुके हैं। उसने हारुकी की बनाई मूर्ति को उस टेम्पल में स्थापित कर दिया। उस टेम्पल का पंडित भी उस मूर्ति की तारीफ करता है और कहता है कि हमें इसके कलाकार का नाम इस पर लिख देना चाहिए, लेकिन प्रोजिनेटर ऐसा करने से मना कर देता है। वो हारुकी की पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हारुकी को भी ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन प्रोजिनेटर कहता है कि ये बात सभी टेम्पल्स तक पहुंचा दी जाए कि जिसने इस मूर्ति को बनाया है उसकी इज्जत की जाए और साथ ही द ग्रेट ट्री विलेज की भी इज्जत की जाए। विलेज में हम लू को पियानो बजाते हुए देखते हैं, जो कि प्रोजिनेटर ने ही लू को तोहफे में दिया है। वो नोबल लड़कियां भी इस पियानो को बजाना चाहती थी, लेकिन ये काफी कीमती पियानो है और उन्हें डर था कि ये कहीं उनसे खराब ना हो जाए। वो रोते हुए हारुकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक पियानो चाहिए जिस पर वो पियानो की प्रैक्टिस कर सके। हारुकी कहता है कि हमारे पास तो पहले से ही पियानो है, लेकिन भले ही पुराना, उन्हें दूसरा पियानो चाहिए था। हारुकी माइकल से बात करता है और वो एक प्रैक्टिस पियानो का इंतजाम करवा देता है। उस पियानो के आने के बाद सभी लोग अपना हाथ उस पर साफ करने लगते हैं और उनके इसी शौक ने हारुकी की रात की नींद हराम कर दी थी। वेल गर्मियाँ वापस लौट आई हैं और ये सब लोग खेतों में ही काम कर रहे थे। लंच का भी टाइम हो चुका था, सभी लोग लंच करने लगते हैं, लेकिन हारुकी अभी भी खेतों में काम कर रहा था। तभी लू वहाँ आती है और उसे आराम करने को कहती है। हारुकी उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों साथ ही लंच करने लगते हैं। लू ने अपने मैजिक से हारुकी के जूस में बर्फ पैदा कर दी, जिसको पीकर हारुकी अंदर तक ठंडा हो गया। लू उसे सलाह देती है कि उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, वरना वो काम करते करते बेहोश हो जाएगा। हारुकी कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। लू बताती है कि वो एकदम ठीक है, कोई उसे काम करने ही नहीं देता। सभी लोग उसकी मदद करते हैं। इसके कुछ देर बाद हम सभी लड़कियों को लू के साथ देखते हैं, जो कि लू से पूछते हैं कि क्या उसे चलने में परेशानी होती है। लू कहती है कि वो एकदम ठीक है, बस उसे परेशानी इस बात की है कि वो वाइन नहीं पी पा रही है। ये बात सुन के सबको बुरा लगता है। सभी लोग हारुकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी शराब को बेच दिया जाए। सबको इस बात का बुरा लग रहा था कि वो लू के बिना शराब कैसे पी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए
अगर अल्कोहल होगी ही नहीं तो वो पी भी नहीं पाएंगे। हारुकी कहता है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन बाद में तुम पछताओगे क्योंकि शराब को बनने में बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है। इससे अच्छा आइडिया हारुकी देता है कि हमें इसे स्टोर कर लेना चाहिए। वाइन को जितने वक्त तक स्टोर किया जाए उसका स्वाद उतना ही निखर के आता है। अब 1-2 दिन बाद हम डॉफ को देखते हैं जो कि उदास बैठे हुए थे। हारुकी ने उनसे बात की। डॉफ्स को लगने लगा था कि उनसे कोई गलती हो गई है क्योंकि कोई उनकी वाइन को पी ही नहीं रहा है। हारुकी उन्हें सारी बात समझाता है। सब पता चलने पर वो भी वाइन स्टोर करने लगते हैं। इसके बाद हारुकी लू से मिलने उसके रूम में जाता है। लू अपने रूम में आराम कर रही थी। तभी हारुकी की नजर वहाँ पड़े फूल पर पड़ती है। ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये फूल टिया और बाकी एल्फ्स ने लू को दिया है। ये काफी रेयर फूल है जिसके अंदर से ठंडी हवा निकलती है। उसी वक्त टिया उस कमरे में आ जाती है जो लू के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी। ये कोई मामूली दवाइयाँ नहीं, काफी मुश्किल से मिलने वाली दवाइयाँ हैं। उसके बाद मून वहाँ आती है और वो भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ऐसे ही सभी लोग लू को गिफ्ट देते हैं। वहाँ काफी सारे तोहफे हो चुके थे। उनमें से एक तोहफे पर हारुकी की नजर जाती है जो कि एक हथौड़ा था। ये गिफ्ट डॉफ ने दिया है। तभी अचानक लू के पेट में दर्द होने लगता है, मतलब कि छोटे हारुकी के आने का वक्त हो गया था। तुरंत सभी लोग बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं। हारुकी कमरे से बाहर चला गया था। वो काफी टेंशन में था। हारुकी उसी पेड़ के उसी खाली हिस्से में जाता है जो कभी उसका पहला घर हुआ करता था। हारुकी कैसे शुरू में सोचा करता था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन आज उसके पास कितने सारे लोग हैं। इसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हारुकी को लड़का हुआ है। हारुकी का बेबी काफी हेल्दी और बहुत ही प्यारा था। लू कहती है कि वो दोनों मिलकर इसको ताकतवर बनाएंगे। हारुकी भी इस पर हाँ कहता है। तभी अचानक छोटा हारुकी रोने लगता है और हारुकी से वो चुप भी नहीं हो रहा था, जिसके बाद बाकी सभी छोटे हारुकी को चुप कराते हैं। अब कहानी एक हफ्ते आगे जाती है। हारुकी बताता है कि वैसे तो उसका बच्चा हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, लेकिन शक्ल से तो वो इंसान ही लगता है। हारुकी सोच रहा था कि उसे सबके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि सभी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हारुकी मेन लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें विलेज के नए सिस्टम के बारे में बताता है। हारुकी ने अपने हाथों से रिवॉर्ड मेडल बनाए हैं जो कि अब उनके विलेज की करेंसी बनेगी, जिससे वो लोग विलेज में काफी चीजें ले सकते हैं। और हारुकी ये मेडल उन लोगों को देगा जिन्होंने विलेज को बनाने में मदद की है। हारुकी सभी विलेजर्स को 3-3 मेडल दे देता है। इन करेंसी का यूज वाइन खरीदने में किया गया और किलर एंजल ने करेंसी से ड्राइम के हथियार खरीद लिए, तो कुछ लोग उसे अपने कमरे में सजा के रख लेते हैं। अब हारुकी का काम भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। एक तो वो अपने हाथों से मेडल बनाता, ऊपर से उसे कई सारे फर्नीचर बनाने पड़ रहे थे जो कि करेंसी का यूज करके उससे बनवाए जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद जब हारुकी अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था, तब एक बच्चा है कि उसे कॉइन के बदले में एक बेबी चाहिए। लिया वहाँ खड़ी सोच रही थी कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हारुकी उसकी विश को पूरी नहीं कर सकता था। वो बच्चा रोना शुरू कर देता है तो हारुकी ही उनके लिए उनका बेबी बन जाता है। आज रात बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। छोटे हारुकी के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए डॉफ लू को वही हथौड़ा लाने को कहते हैं। हमें पता चलता है कि डॉफ ने एक स्पेशल वाइन बनाई है हारुकी और लू के लिए। उसी के बैरल को लू को इस हथौड़े से खोलना था। हारुकी और लू मिलकर उस बैरल को खोलते हैं, जिसके बाद वो वाइन सभी लोगों में बंटती है। इस नई वाइन ने पार्टी में एकदम नई जान डाल दी थी। वो लोग उस वाइन को स्टोर करके रख देते हैं ताकि जब छोटा हारुकी बड़ा होगा तब वो इस वाइन को पी सके। यहाँ दूसरी तरफ डीमन कैसल में एक जनरल डीमन लॉर्ड को हारुकी के बच्चे के बारे में बताता है। वो बोलते हैं कि उन्हें द ग्रेट ट्री विलेज के साथ अच्छे संबंध बना के रखने होंगे। वो सुझाव देते हैं कि अगर डिमोनिक किंगडम से किसी की शादी उस विलेज में हो जाए तो वो लोग हमेशा सेफ रहेंगे। डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी से नहीं करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। वैसे विलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि लगभग 100 लोग उनके विलेज में रहना चाहते हैं। हारुकी के लिए फैसला करना काफी मुश्किल था क्योंकि 100 लोगों के लिए तो नया विलेज बनाना पड़ेगा। लू कहती है कि वो नया विलेज बनाने के लिए तैयार है। हारुकी समझाता है कि ये कोई चुटकी भर का खेल नहीं है, इसमें बहुत ही मेहनत और वक्त लगेगा। पर सिर्फ लू ही नहीं, सभी लोग इसके लिए कहते हैं कि उन्हें एक और विलेज बनाना चाहिए। तो हारुकी भी उनकी बात को मान लेता है और यहाँ पे इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। एक फार्मिंग लाइफ एनिमे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना प्रीटी गुड हो सकता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ ना, आखिर इस सीरीज में आपकी नई वाइफू कौन है। और मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कॉर्ड पर एक नया सर्वर बनाया है जहाँ पर मैं